हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। फ्रेंड्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेक्चर्स अपलोड करने में काफ़ी डिले हो गया क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम अभी क्लास 9th साइंस के चैप्टर 5 को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर्स पहले ही कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि सेल्स क्या होते हैं, हु डिस्कवर्ड सेल्स, व्हाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हम लोगों ने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, है ना। इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स में देखा था। फिर बैक्टीरियल सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल की भी बात हमने करी थी, उसके स्ट्रक्चर को हमने डिटेल्स में देखा था, राइट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेल, दैट इज़ न्यूक्लियस, जो कि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। फ्रेंड्स, न्यूक्लियस की डिस्कवरी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं होती तो फिर हमें डीएनए के बारे में नहीं पता चल पाता, क्योंकि जितने भी जेनेटिक मटेरियल जो भी प्रेजेंट होते हैं ना, वो न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं। तो अगर हमको न्यूक्लियस का ही नहीं पता चलता तो फिर डीएनए के बारे में नहीं पता चलता, है ना। हेरिडिटी के रीजन में ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाता, राइट। तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी। अब बात करते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की और कब हुई। तो डेट इज़ मेंशन हेयर, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ओके, it is a cellular component which is largest in size among all the cellular structures। ये लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स होता है, जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी सेल में, उन सभी सेलुलर कंपोनेंट्स में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स होता है न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अकरेंस की बात करें, ये किस में प्रेजेंट होता है, किस में नहीं प्रेजेंट होता है, तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन सभी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसीज। मैमेलियन आरबीसीज जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एज वेल एज जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन सभी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक अलग स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। और फिर हाँ, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स ये क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी हम अभी जस्ट जानेंगे, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, राइट। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी हरकत हम करते हैं, हमारे सेल्स, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, उसका जो भी फंक्शन होता है, किस टाइम में किस सेल्स को एक्टिव रहना है, किस टाइम में इनएक्टिव होना है, ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम। ठीक उसी तरह से किसी भी सेल की जो एक्टिविटीज़ होती है, उसका फेट होता है, उसका जो फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल। दूसरे शब्दों में हम इसे ब्रेन भी कह सकते हैं, राइट। इट इज़ द कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, अब हम बात करते हैं कि यूकैरियोट्स किसे कहते हैं और प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं। जैसे कि आप सभी में से किसी ने पूछा भी था कमेंट में कि व्हाट आर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, है ना। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है, ये क्या होते हैं एक्चुअली में, है ना। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिज्म को न्यूक्लियस के प्रेजेंस के बेसिस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट बाउंड्री को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो जिस ऑर्गेनिज्म के सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, वैसे सेल्स को, वैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट्स यानी कि कैरियोन,
और कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो जिसमें प्रीमिटिव फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, यानी कि अनडिफाइंड होता है, वो पूरी तरह से डिफाइंड नहीं होता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह के अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लिक एसिड एज इट इज़ पड़ा रहता है, उसके बाहर कोई बाउंड्री नहीं होती है, वो किसी स्ट्रक्चर में बंधा हुआ नहीं होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस ना कहकर न्यूक्लियाइड कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड और न्यूक्लिक एसिड with nuclear membrane is called nucleus. Prokaryotic cells also lack most of the other cytoplasmic organelles present in eukaryotic cells. प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने देखा कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है वैसे ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ दो टाइप के ऑर्गेनिज्म, एक प्रोकैरियोट्स एंड एक यूकैरियोट्स, जिसके सेल्स में न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होगा उसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। The nucleus is a double-layered membrane-bound structure centrally located inside the cell. किसी भी सेल में जो एक डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? तो बेसिकली दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियर इन्वेलप एंड सेकंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप के सरफेस पे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, जब हमने सेल के स्ट्रक्चर की बात करी थी तो हमने देखा था कि उसमें भी बेसिकली 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसी तरह से न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ये डबल लेयर्ड होता है, तो इस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। सेकंड कंपोनेंट हमने देखा था साइटोप्लाज्म, है ना, तो साइटोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम कह रहे थे साइटोप्लाज्म। ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसमें क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उस सब्सटेंस को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे सेल की बात हो रही थी तो सेल के लिए वर्ड यूज हुआ साइटो। साइटो मीन्स होता है सेल, यहाँ पे न्यूक्लियस का कंपोनेंट है ये, इसलिए न्यूक्लियस का न्यूक्लियो इसमें ऐड कर दिए। थर्ड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। चूँकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसलिए इसको हम न्यूक्लियस तो नहीं कह सकते, तो इसे न्यूक्लियोलस कहा जाता। आगे हम सभी को एक एक करके डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करते हैं। द न्यूक्लियस इज detached from the cytoplasm by a double-layered nuclear membrane called the nuclear envelope. न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से एक डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डिटैच होता है, यानी कि अलग होता है। एक ऐसा मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर कंपोनेंट को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, उस मेम्ब्रेन को, उस डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ठीक है, it separates the contents of the nucleus from the cytoplasm. Like the cell membrane, the nuclear envelope is also made up of phospholipid bilayer. जैसे सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है, जस्ट लाइक दैट न्यूक्लियर इन्वेलप भी
फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का ही बना हुआ होता है। इसमें भी 2 लेयर होता है ना, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, तो दोनों लेयर फॉस्फोलिपिड का ही बना हुआ होता है। ठीक, इट हैज़ मेनी पोर्स ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। इसके सरफेस पे छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये देखिए, ये जो होल दिखाई दे रहा है इसके सरफेस पे, इसी को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स करते क्या हैं, तो जो भी मटेरियल्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है साइटोप्लाज्म में, जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उसमें जो कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, जो जिस भी मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, उसका जो ट्रांसफ़र होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, इस फंक्शन के लिए ये न्यूक्लियर पोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम इसके सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, the gel-like matrix in which the nuclear components are present is the nucleoplasm. न्यूक्लियोप्लाज्म जेल-लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियर कंपोनेंट्स क्या होगा, क्रोमोसोम्स है ना, जेनेटिक मटेरियल्स, न्यूक्लियोलस, ये सब उसी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, it contains genetic material which are visible as entangled mass of thread-like structures called chromatin material. फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये कुछ उलझा हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यही क्रोमैटिन है। ये क्या है, क्रोमैटिन है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि हमारे अंदर जो भी गुण पाए जाते हैं, जो ट्रेड्स पाए जाते हैं, उसको डिफाइन करने वाला ये एक स्ट्रक्चर, जो कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होता है कोई भी कैरेक्टर। ठीक है, उसी को कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो किसी भी सेल के डिवाइड होने से पहले ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में उलझा हुआ, फैला हुआ होता है। पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में ये इस तरह से फैला हुआ रहता है। व्हेनेवर द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, जब कोई सेल डिवाइड करने वाला होता है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो ब्रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। पहले क्या था, क्रोमैटिन मटेरियल था। जब सेल्स डिवाइड करने वाले होते हैं तब यही क्रोमैटिन किस चीज़ में चेंज हो जा रहा है, क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। एक्चुअली में ये है क्या, ये है इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। Chromosomes contain information for inheritance of characters from parents to next generation in the form of DNA, that is deoxyribonucleic acid molecules. क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है, कैरेक्टर ट्रांसफ़र करने का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। किस रूप में, तो डीएनए के फॉर्म में। ओके, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और क्रोमोसोम किसका बना हुआ होता है, तो डीएनए एंड प्रोटीन का। ओके, नाउ व्हाट इज डीएनए, तो DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells. किसी भी सेल्स को किस तरह का शेप प्रोवाइड करना है, कैसा उसे कंस्ट्रक्शन देना है, किस तरह से उसे ऑर्गेनाइज करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है किसी DNA में। और जब सेल का फेट डिसाइड होगा तभी तो कोई ऑर्गन डेवलप होगा, है कि नहीं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक DNA में पाई जाती हैं। अब बात आती है कि जीन किसे कहते हैं, तो इसी डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, एक छोटा सा सेगमेंट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें कोई कैरेक्टर पाया जाता है, जैसे कि किसी की आइज़ ब्लैक होती है, किसी की आइज़ ब्राउन होती है। तो ये जो कैरेक्टर है वो इसी फंक्शनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। और इस फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम क्या कहते हैं,
जीन्स कहते हैं, और यही जीन एक्चुअली में ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में। ओके, तो अगर हम ऑर्डर में बात करें तो सबसे पहले जीन्स, बहुत सारे जीन्स मिल कर के डीएनए बनाते हैं, और बहुत सारे डीएनए इंटेंगल्ड मास में जब प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो बनता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तब हम उसी को क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। ओके, चलिए अब हम इसके थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज़ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। फ्रेंड्स, जिस तरह से सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स होता है न्यूक्लियस, उसी तरह से न्यूक्लियस में भी सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स होता है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, इट ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 25% ऑफ द न्यूक्लियस। पूरे न्यूक्लियस का जो साइज होता है ना, उसका 25% स्पेस न्यूक्लियोलस ऑक्यूपाई किया रहता है, इतना बड़ा होता है। ठीक है, इट इज़ द प्राइमरी साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। फ्रेंड्स, जब हम इसके ऑर्गेनल्स की बात करेंगे ना, सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये सारे स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे तो हम उसमें एक और टर्म आएगा राइबोसोम। राइबोसोम होता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसकी सिंथेसिस इसी न्यूक्लियोलस में होती है। तो चूँकि राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस में, इसीलिए न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहा जाता है। ओके, इट इज़ द ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। जिस तरह से सेल का ब्रेन न्यूक्लियस होता है, उसी तरह से न्यूक्लियस का ब्रेन न्यूक्लियोलस होता है। ओके, इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ माइटोसिस, सेल साइकिल, प्रोग्रेशन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, etc। ये सारी चीज़ें हम आगे की क्लास में और अच्छे से जानेंगे। अभी आप बस इतना जानो कि माइटोसिस यानी कि सेल डिवीज़न, सेल एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होते हैं तो उस टाइम में जो रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ों में न्यूक्लियोलस हेल्प करता है। सेल साइकिल को किस तरह से प्रमोट करना है, किस तरह से रेगुलेट करना है, ये सारी चीज़ें में न्यूक्लियोलस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट्स थे, ये थे स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं कि न्यूक्लियस का क्या क्या फंक्शन होता है, राइट। तो बेसिकली ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन मेन फंक्शंस जो होते हैं उसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, सेंट्रल रोल होता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। सेलुलर रिप्रोडक्शन यानी कि सेल डिवीज़न। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। एक सेल है वो डिवाइड होकर के दो सेल्स बनाता है, इसी प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम सेलुलर रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेकंड फंक्शन, इट कंट्रोल्स द फंक्शन एंड फेट ऑफ द सेल बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये सेल के फेट और फंक्शन को कंट्रोल करता है कि किस सेल को क्या बनना है, किस सेल को क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है कौन, न्यूक्लियस। इट इज़ द स्टोरेज ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स। न्यूक्लियस क्या है, इसमें जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम की सिंथेसिस होती है, हेंस इट इज़ द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम्स। फोर्थ फंक्शन, इट हेल्प्स इन ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। ये मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करने में, जैसे कि राइबोसोम की सिंथेसिस होती है इसमें, तो राइबोसोम के सिंथेसिस के लिए किसी प्रोटीन की ज़रूरत होगी, तो ये सारी चीज़ों को क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और ट्रांसफ़र किसके थ्रू होगा, तो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, जो न्यूक्लियर इन्वेलप पे प्रेजेंट होता है ना। फिफ्थ फंक्शन है, इट एक्ट्स एज द इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द सेल। किसी भी सेल का इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह ये एक्ट करता है, राइट। किस सेल को क्या बनना है, क्या फंक्शन करना है, कब कौन सा रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें का एक ये इंफॉर्मेशन सेंटर है।
सिक्स्थ है इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, इट इज़ द साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, यहाँ पे राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। एंड लास्ट फंक्शन, इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है ना। इट कंट्रोल्स द हेरिडिटरी ट्रेट्स ऑफ द सेल, किस सेल में कौन से सेल को आगे चल कर के कौन सा गुण ऑक्यूपाई करना है, हेरिडिटरी ट्रेट्स क्या होना है किसी सेल का, उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो ये थे फंक्शन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। हमने देखा कि न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर होता है और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे इसके थर्ड कंपोनेंट की, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।